नीट 2026 का पेपर एकदम पास आ चुका है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा। नीट में 2026 में पूछे जाने वाले टॉप 10 चैप्टर्स क्या होने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो अभी सभी स्टूडेंट्स के मन में होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल के कम से कम जरूर लगा के जाने हैं। नीट 2025 लास्ट 10 साल में सबसे डिफिकल्ट पेपर माना गया, उसका डिटेल्ड टेस्ट पेपर एनालिसिस जो नीट 2026 में आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज का जो हमारा सेशन है इसमें नीट 2025 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हमें ये भी अंदाजा, हम ये भी बकायदा इसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अगर आए, मैचअप्स वाले क्वेश्चंस अगर आए, नीट 2026 में भी अगर इस तरीके से पेपर बने तो आपको किस तरीके से टाइम सेव करते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, आप सबने सुना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर उनको तमीज से, ईमानदारी के साथ लगाया जाए तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से बिल्कुल मान सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो नीट के पेपर में आएंगे ही आएंगे नीट 2026 के अंदर। तो आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं नीट 2025 के पेपर डिसेक्शन से। ठीक है, इसको बिल्कुल डिटेल्ड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चा, ये तो आप सबको पता है कि पिछले 10 सालों में अगर देखें तो नीट 2025 का पेपर कंपैरेटिवली टू कंपेयर करें अगर हम 10 साल से, तो एक लेवल अप था। तो ये क्वेश्चन पेपर अगर अच्छे से कर लिया तो पुराने क्वेश्चन पेपर तो आप एकदम हलवा की तरह सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं चैप्टर्स क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने से पहले ही अगर मैं आपको ये बताऊं कि नीट 2025 में टॉप 10 चैप्टर्स कौन से थे, अगर उसमें भी बॉटनी और जूलॉजी में हम स्प्लिट करें कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो देखो कुछ चीजें एकदम पेटेंट है। हम बात करते थे कि भाई रिप्रोडक्शन यूनिट है आपका, जेनेटिक्स है आपका, इकोलॉजी है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नीट 2025 में भी देखूं तो आप ये देखिए, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इन्होंने, क्योंकि मैंने कहा ना, देखो अभी नीट 2025 का पेपर कंपैरेटिवली टफर साइड पर आया है। जेनेटिक्स में 2 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, तो उन्होंने एमबीआई, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को चुना थोड़ी टफर साइड पे जाने के लिए। तो जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर हम बात करते हैं जेनेटिक्स, इकोलॉजी, क्योंकि इजी है तो देखो इकोलॉजी इस बार वेटेज उसका उतना ज्यादा नहीं रहा है। फिर हम रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करते हैं, इसमें 3 चैप्टर्स पढ़ते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, तो देखो इन्होंने टफर साइड पे बनाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। फिर डाइवर्सिटी की बात कर ले तो प्लांट किंगडम से बहुत क्वेश्चंस बने, सेल से हमेशा आते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये टॉप 5 चैप्टर्स रहे बॉटनी में। यही बात जूलॉजी में करें, बायोटेक का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, बायोटेक इंपॉर्टेंट है बच्चा, हमेशा इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, बट सबसे पहले पायदान पर जूलॉजी में बायोटेक रहा है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फिर एनिमल किंगडम और ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपके काफी क्वेश्चन पूछे गए। ह्यूमन फिजियोलॉजी से वैसे भी आपसे 8 से 10 क्वेश्चन आराम से आप अज्यूम कर सकते हैं, और एनिमल किंगडम से भी क्वेश्चंस आए। सो चलो, अब इन चैप्टर में किन किन जगहों से किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आए और उनका डिटेल्ड एनालिसिस, हर चैप्टर, हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, प्लांट फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसे हम क्या कहते हैं? फॉलोइंग वर्ड दी ऑप्शंस। ये मैंने सॉल्यूशन के लिए डाला हुआ है, इतना इजी नहीं आएगा कि ये भी आपको साथ में दे दे। कॉम्प्लेक्स 2, अपन ने 5 कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स 1 ईटीएस के अंदर, कॉम्प्लेक्स 1 जिसे NADH डिहाइड्रोजिनेज, दिस इज द कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 आपका FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, या आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 पूछा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या FADH2 डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स 2।
एनसीईआरटी का ये डायग्राम मैंने आपको शो किया हुआ है, आप यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 2 लिखा है ब्रैकेट में नीचे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एज इट इज। एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन आया है, कॉम्प्लेक्स 2 इट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज व्हिच इज मेंशन्ड इन द ऑप्शन 2। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें बायोटेक में, अपन पढ़ते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, पीसीआर टेक्निक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपन जब पढ़ते हैं। अब देखो इसमें सिर्फ क्या किया है, नीट 2025 में अगर डिफिकल्ट साइड पर गया है तो क्या किया है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी उसने पूछ लिए और कुछ नहीं किया, थोड़ा लेंथी किया है बायोलॉजी के अंदर। तो और पीसीआर आपने जिनने भी पढ़ा होगा, मैंने भी आपको मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द सेशंस बताया है कि बायोटेक में पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, पीसीआर हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वहीं से क्वेश्चन आया, ऐसे कोई दूसरी जगह से क्वेश्चन नहीं आया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये डीएनए को एम्पलीफाई करता है 2 to the power n, ये अपन को पता है, वेरी इजी। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। 2n अपन सबने कई बार मल्टीपल टाइम्स किया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से होता है पीसीआर और आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने कि आईवीएफ मेथड के पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या है। अगर कोई भी आईवीएफ मेथड को इस्तेमाल कर रहा है बेबी के लिए तो उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। पहला, हाई फैटेलिटी रिस्क टू मदर, मदर की जान को खतरा होता है कि फैटेलिटी रेट ज्यादा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये तो नहीं है। हाँ जी, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स और रीएजेंट्स का इस्तेमाल होता है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। हस्बैंड या वाइफ ही जरूरी है डोनर, एज अ डोनर नहीं, क्योंकि कई बार होता है फीमेल ओव्यूलेट नहीं कर पा रही तो हम दूसरा डोनर ले लेते हैं। कई बार होता है मेल का स्पर्म काउंट आप बिल्कुल आर्टिफिशियल वो कर सकते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हस्बैंड या वाइफ ही डोनर होंगे। हाँ, लेकिन आईवीएफ की वजह से ऑर्फन्स का अडॉप्शन कम हो गया है। ये फैसिलिटी इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्या? बहुत जगह, उदयपुर के अंदर है, कोटा के अंदर, जयपुर, हर जगह ऑलमोस्ट है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये गलत स्टेटमेंट है। पॉसिबिलिटी दैट द, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी, इसलिए मल्टीपल फ्रीजिंग करते कि अर्ली एम्ब्रियो सर्वाइव ना कर पाए, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको करेक्ट आंसर पता करना है तो बी, डी एंड एफ इज द करेक्ट स्टेटमेंट विच इज मेंशन्ड इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। सो या दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट फ्रॉग से क्वेश्चन आया है बच्चा। ठीक है, फ्रॉग से क्वेश्चन आया। फ्रॉग के लिए क्वेश्चन है कि ऐसी ब्लड वेसल का नाम बताइए जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। फ्रॉग के अंदर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाने वाली जो मेन ब्लड वेसल है दैट इज वीना कावा, विच इज मेंशन इन द फोर्थ ऑप्शन। रट्टाफिकेशन सेक्शन, फ्रॉग, कॉकरोच सब पढ़ के जाना है। फ्रॉग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेके जाने वाली मेन वेन इज वीना कावा, विच इज मेंशन इन द ऑप्शन 4। ठीक है बेटा जी, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम बिल्कुल मान सकते हैं, मैं आंसर जरूर दे दूंगी। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, जैसा कि कुछ पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए ऐसा कुछ क्वेश्चन नीट 2025 में पूछा गया। बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब नहीं दे पाए थे, दैट इज अबाउट द, लेकिन अब 2025 में आ चुका है तो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस है। अब ये आ जाए तो हमसे ये क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये पूछा है कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट के बायोलॉजी के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रेफर करता है। ठीक है, नीट 2025 में बच्चों को तकलीफ हुई थी इस क्वेश्चन से, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लेकिन अब अगर रिपीट हो ये क्वेश्चन तो कोई तकलीफ का विषय नहीं होना चाहिए। पूछा जा चुका है, इट इज द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये होता है आपका रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के अंदर। फिजियोकेमिकल अप्रोच है फॉर स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप देखो एमबीए एक तो वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर, इससे लंबे लंबे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ही कितना बड़ा है तो पेपर लेंदी हो गया इसलिए। ठीक है, तो अगर आप राउंड फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर अप्रोच आपका हो कि राउंड्स के अंदर मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा, कि भाई जो एक बार में पढ़ के फटाफट टेक हो रहे हैं उनको पहले राउंड में कर लिया, दूसरे राउंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन से पढ़ने में समय लगेगा, सॉल्व करने में समय लगेगा, मैं गोला लगा के आगे बढ़ गई, मैं सेकंड राउंड में उन्हें सॉल्व करूंगी,
तो पेपर लेंदी हो, पेपर इजी हो, आपका बेस्ट अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो देखो क्या स्टेटमेंट है बेटा, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि आरएनए वर्ल्ड के अंदर, अपन ने पढ़ा आरएनए वर्ल्ड के बारे में, आरएनए इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जिसने एसेंशियल लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट किया, एकदम सही बात। आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल और एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट करता है कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग बीइंग्स के अंदर, बिल्कुल सही चीज है। बीइंग रिएक्टिव, यस, आरएनए आपका म्यूटेट एट फास्टेस्ट रेट, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है डीएनए, मोर स्टेबल है, आरएनए मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि डीएनए भी इवॉल्व आरएनए से ही हुआ है, जी हाँ। मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है ये, जी हाँ, क्योंकि इसका डबल हेलिकल स्ट्रैंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग द रिपेयरिंग मैकेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है, विच इज मेंशन्ड इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। हमने पढ़ा कि आरएनए लेस स्टेबल है, अनस्टेबल ज्यादा है, ठीक है, मोर रिएक्टिव है, डीएनए मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव है, बिल्कुल करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब इकोलॉजी में हम देखो, अब क्वेश्चन वही, हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं कि म्यूचुअलिज्म क्या है, कमेंसलिज्म क्या है, अमेंसलिज्म क्या है, कंपटीशन क्या है, प्रेडेशन क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, हम बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन वहीं से पूछा लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा नहीं है, बिल्कुल पढ़ा है लेकिन एक्सपेक्टेंसी कम होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है एपीफाइट जो कि मैंगो ब्रांच पर ग्रो करेगा, ये किसका एग्जाम्पल है? एपीफाइट्स किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है, प्रेडेशन इज पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, कमेंसलिज्म पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है, एक इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरा ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। कमेंसलिज्म के अंदर हमने ये एपीफाइट वाला एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, एज इट इज ये अपन डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द क्लास। कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल के अंदर एपीफाइट्स आते हैं, सो दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s और प्रोकैरियोट 70s टाइप होता है, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70s टाइप है, यूकैरियोट्स में 80s टाइप है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हर एक राइबोसोम की दो सब यूनिट है, बिल्कुल, एक होती है लार्जर एक होती है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है 80s, इसकी दो सब यूनिट है 60s एंड 40s, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70s, उसकी दो सब यूनिट है 50s एंड 30s, बिल्कुल सही है। द टू सब यूनिट ऑफ 80s 60s है लेकिन 20s है साथ में, नहीं, 80s की 60s और 30s है नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, विच इज मेंशन इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। हमने देख रखा है कि राइबोसोम 70s टाइप है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में 80s टाइप है। 80s टाइप की दो सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट 60s, स्मॉलर सब यूनिट 40s, और 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट 30s है। वेरी इजी, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन, लेकिन बहुत हलवा क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है लेकिन लेंदी है, ये 5 स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस उसने उसको लेंदी बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आपने मेरे सेशंस लगाए होंगे, हम हमेशा बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन सिटू एक्स सिटू 100% वहां से क्वेश्चन आना है, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन पूछा है, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया, आर्बोरेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, ये सब आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरियाज, हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब आपके इन सिटू कंजर्वेशन का तरीका है। सो या वेरी इजी और बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कई बार बताते हैं कि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है जी। अब वापस देखो, लेंदी पेपर बनाया है इस बार, क्वेश्चन इजी है, इकोलॉजी से ही है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से ये बस स्टेटमेंट में देके लेंदी बना दिया इसे। क्वेश्चन क्या है देखो, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में सोलर एनर्जी है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन इकोसिस्टम, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, नहीं,
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, क्लियर होना चाहिए, उसमें जीपीपी और एनपीपी थे। टोटल रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में तो अपन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉसेस को हटा देते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी लॉसेस नहीं हटे, तो ये एनपीपी नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन वेरी इजी, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक में से ही है, बस इसको लेंदी बना दिया स्टेटमेंट्स में डाल के, दैट्स इट। ये गेम खेला नीट 2025 में। आओ दूसरे क्वेश्चन, मैचअप्स पेपर लेंदी बनाया गया है इस बार, लेकिन अब मैचअप्स को अप्रोच क्या होना चाहिए, एम्फिसेमा। आपको पता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग है, एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एम्फिसेमा बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्वेश्चन आता ही आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से। तो एम्फिसेमा के लिए डैमेज्ड एल्वेलर वॉल, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी कि ए का 2 है। ठीक है, अब हमें टाइम सेविंग पे जाना है। टाइम सेविंग पे जाना है तो नीट में अप्रोच ए का 3 नहीं हो सकता, ए का 2, बी का 4 है या 3 है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस देख लो, आपको पता है इन्फ्लेमेशन, आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुला ऑफ किडनी, सी का देख लो ना, सी का 4 है, वेरी इजी, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड में से था, सी का 3 या 4, सी का 4 है, सो दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, वेरी इजी। आगे कुछ और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे ही करना है नीट के पेपर में। अभी सब आना चाहिए कि टिटनी मतलब लो कैल्शियम की वजह से स्पाज है, लेकिन नीट में क्वेश्चन पेपर मैचअप्स में ऐसे ही सॉल्व करने, क्योंकि हमें ना केवल करेक्ट आंसर हिट करना है, हमें कम समय में करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लेंदी, क्योंकि असर्शन रीजन क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला जो आपके सामने दिख रहा है, असर्शन रीजन दे रखा है, असर्शन दे रखा है कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है, आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। करेक्ट है, कलरफुल ये सब इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ये सब नेक्टर्स का होना, कलर जिससे कि वो अट्रैक्ट हो सके इंसेक्ट, इनमें नहीं चाहिए होता, तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, बिल्कुल, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है, वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, तो विंड पॉलिनेशन में इनमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन ट्रू है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये इसका। अनॉर्मस अमाउंट में प्रोडक्शन का एक्सप्लेनेशन होता है कि नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है, नेक्टर और वो इसलिए नहीं चाहिए होते क्योंकि उनको अट्रैक्शन की जरूरत है, तो रिवार्ड्स इंसेक्ट पॉलिनेशन को चाहिए था, तो असर्शन इन रीजन ट्रू, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये बिल्कुल ऐसी ही जगह से क्वेश्चन पूछा गया, इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड वन, बस असर्शन रीजन में डाल के थोड़ा सा लेंथी बनाया। देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो नीट 2025 में पूछे गए उसकी लेंथी फॉर्म में पूछे गए, या तो असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट्स वाले में या मैचअप्स में डाले, बस यही किया है उनने। ठीक है, नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बिवरेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, उसका एग्जांपल क्या है, नॉन, ये रेक्टिफिकेशन सेक्शन, इट इज बियर। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट कुछ सालों में कम पूछे गए थे, लेकिन नीट 2025 ने इसे रिपीट किया, तो हमें पता होना चाहिए नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इज बियर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, बहुत एग्जाम्पल के डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछा है, सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछा है, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड भी होता है, लेकिन अगेन स्टेटमेंट लेंदी बना दिया बस इसको कि आपका समय ज्यादा लगे। स्टेटमेंट 1 है फ्लोरल फॉर्मूला में इट स्टैंड फॉर द जाइगोमॉर्फिक, गलत है, यही गलत हो गया, जाइगोमॉर्फिक नहीं एक्टिनोमॉर्फिक को स्टैंड करता है। स्टेटमेंट 2 देखो, इट स्टैंड फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक नेचर, और ये हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर कंडीशन में होती है, बिल्कुल करेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, लेकिन सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि ये वाला जो सिंबल है ये हाइपोगाइनस फ्लावर को शो करता है, हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर कंडीशन में होती है, तो सुपीरियर ओवरी को बिल्कुल सही, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। सिंपल से फ्लोरल फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उसने कोई डिफिकल्ट साइड पे भी नहीं पूछा कि फ्लोरल फॉर्मूला उनके एग्जांपल से पूछा हो, वेरी इजी, जस्ट सिंपल से क्वेश्चन पूछा, लेकिन स्टेटमेंट में पूछ के लेंदी बना दिया।
ठीक है, ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एज इट इज ही पूछा गया है और बहुत बारी पूछा जाता है, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोकाइनेज, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज यूज्ड फॉर, स्ट्रेप्टोकाइनेज का जो यूज है ये ब्लड वेसल से क्लॉट को रिमूव करने में होता है। ठीक है, एज इट इज ये क्वेश्चन रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से नीट में पूछा जाता है, वेरी सिंपल एज इट इज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से अपन को मिलता है, उसका काम क्लॉट को रिमूव करना फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन ह्यूमन जीनोम में किस क्रोमोसोम पर है, हाईएस्ट किस में, लीस्ट किस में, याद होना ही चाहिए, एज इट इज एनसीईआरटी का लाइन है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन जो है ये प्रेजेंट होते हैं, मेंशन इन द ऑप्शन 3 एज इट इज एनसीईआरटी का लाइन। फ्रॉक से एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि कौन सा ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट तक लेके जा रहा है, वेना कावा, वो पता है। फ्रॉक से दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट मेल फ्रॉक कॉपुलेटरी पैड के बारे में। अपन पढ़े मेल और फीमेल फ्रॉक में कॉपुलेटरी पैड किस लोकेशन पर प्रेजेंट होता है, फर्स्ट फोर लिम्ब पर ही प्रेजेंट होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब पर प्रेजेंट होता है कॉपुलेटरी पैड। यू कैन सी यहाँ पर ये फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब पर कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, एज इट इज डिस्कस किया है। फ्रॉक से दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ गए अभी तक फ्रॉक से। फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब पर कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। ये डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस इन प्लांट, अपन ये मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से था, अपन पढ़ते हैं ये जो फाइटो हार्मोन्स पढ़ते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कि किसका क्या रोल है, डिस्कस होता है कि इनमें से कौन सा फाइटो हार्मोन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करके हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, किसका रोल है। तो डिले इन लीफ सेनेसेंस के अंदर रोल अपन देखते हैं इट इज साइटोकाइनिन, एज इट इज आता है बच्चा, ये डिले इन द लीफ सेनेसेंस साइटोकाइनिन एज इट इज पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हो गया साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि आप एक कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो न्यूली फाउंड एनिमल का, तो रिसर्चर ने डिड द हिस्टोलॉजी ऑफ अडल्ट एनिमल, तो उसने क्या देखा, प्रेजेंस ऑफ की पॉइंट। देखो अब ये भी थोड़ा सा उसने ना लेंदी बनाया है पेपर, नीट 2025 में देखा जाए तो पेपर लेंदी था, यही डिफिकल्टी लेवल रहा है देखा जाए तो बायोलॉजी के अंदर। प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द बॉडी वॉल है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल की तरफ देखें, टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल मेसोडर्मल टिश्यू नहीं है। तो ऐसा सूडोसिलोमेट कंडीशन के अंदर होता है, विच इज मेंशन इन द सेकंड ऑप्शन। लेकिन ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है मैंने, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट कंडीशन। नीट में डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आपको बकायदा पता होना चाहिए एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये नहीं आया था पेपर में, बट यस डायग्राम से भी रेक्टिफाई करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो अपन जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हेड का रोल, मिडिल पीस, टेल सब पढ़ते हैं अपन। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड पार्ट में है, बस उसने मैचअप्स में दे दिया। हेड की बात करें, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल होगा, तो ए का 4। नीट में सॉल्व करने का तरीका ए का 4 इन दो में दे रखा है, तो ये गोली मार दो। बी का तो 3 ही है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी। ठीक है, सी का 1 है या 2 है, बस इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। सी एक्रोसोम, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सी का 1 मेंशन इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, सो या दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस शुड बी द टेक्निक नीट में सॉल्व करने का। ठीक है जी, बाकी आपको पता तो होना चाहिए अभी अगर सॉल्व कर रहे हैं कि टेल, टेल का रोल किसके अंदर होता है, मूवमेंट के अंदर, मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी के अंदर टेल का रोल है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आए टेरिडोफाइट्स की, प्लांट डाइवर्सिटी से टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल दे रखा है आपको, स्टेजेस के अंदर अरेंज करना है ऐसे। ठीक है, टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल याद होगा तो तुरंत सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक ठीक है, सबसे पहले मियोसिस होता है मदर स्पोर मदर सेल में बी, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हट गए। ठीक है, इसके बाद ये तो सेम ही है दोनों में, यानी कि बी के बाद प्रोथैलस स्टेज आएगी। अब डी है या ई है, बस इससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ, यस यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया, ट्रांसफर तो बाद में होगा, पहले फॉर्मेशन होगा बी ए डी, बी ए डी पहले ऑप्शन में ही मिल गया। नीट में सॉल्व करने का यही तरीका होना चाहिए, पर बाकी फिर पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन होता है, उसके बाद हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स होता है आर्किगोनिया पर, और फिर फाइनली फर्टिलाइजेशन होता है।
which is mentioned in the very first option. Direct question, पूरा लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. अब देखो बच्चा, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आया, लेकिन अब आप जब ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ना केवल टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आ सकता है नीट के पेपर में. अब तो आपको सबकी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए. इस तरीके से स्टेजेस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क करेंगे क्योंकि पूरी लाइफ साइकिल आ गई इसके अंदर, कवर कर ली एक सिंगल क्वेश्चन से. तो मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट चेकिंग कर लिया उसने आपके एक ही क्वेश्चन से. अच्छा क्वेश्चन है, बकायदा अगर पेपर अच्छा लेवल का बना तो या तो टेरिडोफाइट से रिपीट कर सकता है, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में. ठीक है. कार्डिक एक्टिविटी जो है हार्ट की, इट इज रेगुलेटेड बाय बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है. यस, नोडल टिश्यू, स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू, नोडल टिश्यू रेगुलेट करती है. एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, वो भी कार्डिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है. एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन करते हैं, कॉर्टिकल हार्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स नहीं रेगुलेट करते कार्डिक एक्टिविटी को. शुरुआत की 3 करते हैं, दैट्स व्हाई थर्ड इज द करेक्ट आंसर. डायरेक्ट क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से. अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है. अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि कौन नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता. एनाबीना, नॉस्टॉक, एजेटोबैक्टर, एसिलेटोरिया, वॉल्वॉक्स. अपन ने पढ़ा है फ्री लिविंग फॉर्म में कौन करता है, सिम्बायोटिक फॉर्म में कौन करता है. इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है. वॉल्वॉक्स नहीं करता, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं है. mentioned in the second option, that's why this will be the correct one. अभी तक जो क्वेश्चन आते थे वो ये ऐसे आते थे कि सिम्बायोटिक फॉर्म में कौन करता है, फ्री फॉर्म नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, इसने ऐसे डाल दिया. ठीक है. नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन एमबीआई, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से. ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. वो कह रहा है ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद द मैसेंजर आरएनए. गलत, इंटरेक्शन होता है. आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, हमने डिस्कस किया है कि आरएनए इंटरफेरेंस सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. यस, एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. ये आरएनए इंटरफेरेंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, एज इट इज डिस्कस किया है. थ्योरी पढ़ते वक्त भी बताते हैं, क्वेश्चन आता है आरएनए इंटरफेरेंस एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस यूज होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में. करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है. मेंशन इन द फोर्थ ऑप्शन, सो या दिस इज द करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, ये जो क्लोनिंग साइट वाला है बेटा, बढ़िया पेपर, नीट में रिपीट मान सकते हो बायोटेक से. ये अपन ने पूरा ट्रिक से पढ़ते हैं, पीबीआर 322 रीजन वाला. ठीक है. इसने अभी यहाँ पे तो इसका पूछा है आपसे, इसने क्वेश्चन पूछा है कि एलियन इको R1 रीजन पर अगर आप इको R1 साइट पर अगर आप एलियन स्पीशीज ऑफ डीएनए को इंसल्ट कर रहे हो तो इनमें से क्या, which will be the chosen to select the recombinant colonies. अब अपन को सारी साइट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर क्या हो रहा है, बाम पर क्या हो रहा है, बाम H1 पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कहाँ है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कहाँ है, एज इट इज इसे विद ट्रिक हमने याद किया हुआ है. आई होप आपको याद होगा. क्वेश्चन में जो पूछा है ये तो अपन ने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, किसी भी जगह से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा नीट के लिए. पीबीआर 322 शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. इसने इको R1 रीजन पर एक फॉरेन डीएनए, एक न्यू एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर दिया, यानी कि इसका करवा दिया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इसका करवा दिया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ये क्रोमोजोनिक सब्सटेंस के उसमें कलर्ड कॉलोनीज को प्रोड्यूस करता था. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो व्हाइट कलर कॉलोनीज सिलेक्ट होंगी, ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट कलर की कॉलोनीज ही सिलेक्ट होंगी क्योंकि उसका हो चुका है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक में से है नीट के अंदर 2026 में पीबीआर 322. एक एक पॉइंट विद ट्रिक याद किया है हमने, इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए. क्वेश्चन किसी भी जगह से पूछा जा सकता है पीबीआर 322 के, और साल भर अपन बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है पीबीआर 322. इनमें से कौन सा जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म को यूज किया एली लिली ने टू प्रिपेयर द ह्यूमन इंसुलिन. अब देखो, ह्यूमन इंसुलिन अपन वैसे भी बात करते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसमें से बारीकी से पूछ लिया उसने. एली लिली ने बैक्टीरियम का इस्तेमाल किया, मेंशन इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन.
तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगह से क्वेश्चन आ गया हो, बिल्कुल वहीं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्लास ऑफ एंजाइम यूजुअली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन? ये क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर हो रहा है ग्रुप का, एसजी से ये आ गया, ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, सबस्ट्रेट ग्रुप ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम का ही रोल होगा एज इट इज। अपन ने ये सब कुछ एंजाइम्स के अंदर डिटेल डिस्कशन किया, वेरी इजी। ट्रांसलोकेज हाइड्रोलेज क्या करता है, ट्रांसफरेज क्या करता है, लाइगेज जोड़ेगा, लाइज तोड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ये ट्रांसफर हो रहा है ना, यहाँ से ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, ट्रांसफरेज एंजाइम का रोल है, वेरी इजी, अगेन एक्सपेक्टेड पार्ट में से ही है। अब ये थोड़ा सा जहां बच्चे शायद अटके हों, क्योंकि एनाटॉमी अगर ऊपर नीचे है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नॉट करेक्ट विद रिगार्ड मोनोकॉट स्टेम के बारे में गलत स्टेटमेंट ढूंढना है बेटा। मोनोकॉट स्टेम के बारे में गलत स्टेटमेंट ढूंढना है आपने। मोनोकॉट स्टेम के बारे में गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। इसमें वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, कॉन्जॉइंट, क्लोज्ड टाइप होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, सारे फीचर्स पड़े हैं, हाइपोडर्मिस पैरेन्काइमेटस, ये गलत है, दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट टाइप। अब नीड में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको ये सारे फीचर्स याद होने चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेप में, कि वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हैं, वैस्कुलर बंडल कैसे कॉन्जॉइंट क्लोज्ड टाइप हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, ये सारे स्टेटमेंट याद होने चाहिए। अब हो सकता है क्वेश्चन आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट, और इन तीन में से एक क्वेश्चन ऑप्शन आ जाए, तो ये रिपीट ही तो मानेंगे हम। तो अगर आपने ऑप्शन ढंग से एक्सप्लोर किए तो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपको नीट 2026 में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछा, प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल से भी क्वेश्चन पूछ लिया, और मल्टीपल कॉन्सेप्ट चेकिंग अगेन, इसलिए अच्छा क्वेश्चन, पूरा लाइफ साइकिल पूछ लिया, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, पूरी संभावना है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन आ जाए लाइफ साइकिल से नीट 2026 में। ब्रायोफाइट का करेक्ट सीक्वेंस ही ढूंढना है आपको, ठीक है, ठीक है जी। देखो सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम, ये ऑप्शन तो उड़ गए, ठीक है। उसके बाद ई ए तो देखो ही मत, ये तो मतलब सेम ही है, सी या डी या डी या सी, इससे समझ में आएगा। ई तो क्लियर है कि भाई इसके बाद रिलीज ऑफ एंथ्रोसाइट होता है, फिर आपका फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स होता है, फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट होता है, फिर आपका रिडक्शन डिवीजन होता है। उसके अंदर डी और सी करेक्ट है, विच इज मेंशन्ड इन द थर्ड ऑप्शन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नीट में सॉल्व, वैसे तो हमें, मैंने जैसे कि बताया थ्योरी में अपन ने ब्रायोफाइट की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी है, टेरिडोफाइट की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी है, जिम्नोस्पर्म की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी है, शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। टेरिडोफाइट से क्वेश्चन आ गया, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आ गया नीट में, लेकिन क्वेश्चन पेपर को लेंदी रखा गया है। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने अप्रोच जो बताई, पहले अपन ने ढूंढ लिया कि बी है सबसे पहले, मुझे पूरा नहीं सॉल्व करना पहले, अब मैं देखूंगी बी किस किस में आ रहा है, इन दो में, ये दो क्वेश्चन उड़ा दो। अब ई और ए तो कॉमन है, तो ये फटाक से मैं अरेंज कर दूंगी, मैं बस डी पहले आएगा या सी पहले आएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और नीट में आपका अप्रोच भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी आप लेंदी पेपर्स के साथ फाइट कर सकते हैं, क्योंकि नीट सिर्फ और सिर्फ आप कितने आंसर करेक्ट करते हैं ये नहीं देख रहा, वो किस स्पीड के साथ आप कितने आंसर्स करेक्ट करते हैं ये देख रहे हैं। स्पीड विद एक्यूरेसी का टेस्ट है बेटा ये, ठीक है। तो टेक्निक वही जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है बच्चा। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई कैंसर ऑफ इंटरनल टिश्यू को डिटेक्ट करने के काम आते हैं, करेक्ट है। कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स नॉन कैंसरस सेल नहीं बाबा, कैंसरस सेल को मारने के काम आती है, तो बी स्टेटमेंट तो गलत हो गया, नॉन कैंसरस सेल को मार के क्या करेंगे। अल्फा इंटरफेरॉन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है क्वेश्चन, कैंसर पेशेंट्स के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके यस ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है, ब्लड काउंट, ए और सी करेक्ट है ना, दो ऑप्शन ढूंढे, ए और सी करेक्ट मिल गया हमें, ज्यादा देखना ही नहीं, मिल ही गया अपन को आंसर, टाइम सेविंग के साथ चलना है। बट अभी पेपर एनालिसिस में आपको आना चाहिए कि ल्यूकेमिया के अंदर ब्लड सेल काउंट डिक्रीज होते हैं क्या, कीमोथेरेटिक बायोलॉजिकल, ये सब गलत है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैचअप स्टेटमेंट असर्शन रीजन भर भर के मिलेंगे तुम्हें नीट 2025 में, पेपर जबरदस्त लेंदी था। देखो
सेंट्रोमियर का रोल है सेल डिवीजन में, पड़ा हुआ है एज इट इज। ए का 2, लेंदी पेपर को फाइट करने का तरीका, ए का 2 ढूंढो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ए का 2, बस बी का सेकंड है या थर्ड है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सीलिया फ्लैजेला मोटिलिटी के अंदर रोल है, सेल मूवमेंट के अंदर बी का 3 है, बी का 3 इसमें दे रखा है, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करोगे ज्यादा समय लगेगा, अप्रोच ये होनी चाहिए, लेकिन यहां हमें पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये पूरा पता होना चाहिए। क्रिस्टे की हम बात करेंगे, क्रिस्टे के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल, ये क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये फर्स्ट है। सॉल्यूशन के टाइम ऐसे करना है, लेकिन नीट में अप्रोच जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपन पढ़ते हैं इनके कलर, क्लोरोफिल ए, ये ब्लू ग्रीन इन कलर, ए का 3 है, ए का 3 उड़ा दो, बस बी से ही सॉल्व हो जाएगा। क्लोरोफिल बी, ये येलो टू येलो ऑरेंज है, येलो टू येलो ऑरेंज नहीं सॉरी, ज़ैंथोफिल येलो है, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन सॉल्व करने का तरीका नीट में ये नहीं होगा, नीट में क्या होगा, क्लोरोफिल है ब्लू ग्रीन कलर का है, ए का 3 ढूंढा, अब बी का ढूंढ लोगे, बस बी का क्लोरोफिल भी येलो ग्रीन कलर का है, बी का 1 मेंशन इन द सेकंड ऑप्शन, तो बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप नीट 2026 के लिए पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो सिर्फ करेक्ट आंसर पर टारगेट नहीं करना, आपको बकायदा ज़ैंथोफिल येलो कलर का होता है, कैरेक्टर्स याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऐसे कुछ मैचअप्स आए, इनमें से एक दो ऑप्शन से सॉल्व हो, तो बकायदा याद होना चाहिए ज़ैंथोफिल मैम येलो कलर का है, कैरेक्टराइड्स मैम येलो टू येलो ऑरेंज है, क्लोरोफिल बी का कलर क्या है और क्लोरोफिल ए का क्या है, सारे ऑप्शंस आपको याद होने चाहिए। अगर आप इस अप्रोच से नीट के पेपर सॉल्व करोगे PYQs, तो आप नीट 2026 में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस देख लोगे। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ढूंढना है। प्रेगनेंसी में मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन यस बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12वें वीक तक हो जाता है। दूसरा, मेजर ऑर्गन सिस्टम एट द एंड ऑफ 8 वीक नहीं, 8 नहीं, 12वें वीक के एंड तक बनते हैं, इसलिए ये गलत है। हार्ट का फॉर्मेशन यस फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन के बाद हो जाता है। ह्यूमन प्रेगनेंसी में लिम्स और डिजिट यस दूसरा मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब एंड हो रहा होता है, लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बेबी का पहला मूवमेंट 5th मंथ पर और हेयर्स का अपीयरेंस 5th मंथ पर होता है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है बी को छोड़कर, तो ACDE ओनली। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको बकायदा सारे पूछने, देखो मल्टीपल कॉन्सेप्ट चेकिंग, यही डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया। बाकी आप देखो सेशन लगाओ, उसमें बकायदा स्टार मार्क करके पढ़ाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, वहीं से क्वेश्चन आया है, बस पेपर को लेंथी बना दिया, उसने पूरा टॉपिक ही क्लियर कर लिया एक ही क्वेश्चन में, सिर्फ यही डिफिकल्ट। तो आप नीट 2026 में जो बच्चे कंसर्न हो रहे हैं कि मैम पेपर का लेवल क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, जैसे एक हाथ क्वेश्चन हमने भी डिस्कस किया कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, तो वो नहीं होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। बस क्या करना है कि बाकी देखो अधिकतर उन्हीं क्वेश्चन प्रोन एरिया से ही क्वेश्चंस आए हैं जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, बस उनको लेंथी बना दिया है, मैचअप्स में पूछ लेंगे, असर्शन रीजन में पूछ लेंगे, तो आप राउंड फॉर्मेट में करें। और टाइम सेविंग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने का इन तरीके का तरीका क्या होना चाहिए, जो मैंने बताया कि पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जैसे कर रहे हैं मैचअप्स में जैसा कर रहे हैं वैसे करोगे, तो आप सारी चीजों को आराम से अपनी जंग जीत लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीड्स ऑफ सिरल आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, जो कि एम्ब्रियो को सेपरेट करता है प्रोटीन लेयर से, मोस्ट प्रोन क्वेश्चन में से एक स्क्यूटलम से बहुत क्वेश्चन आता है, दैट इज द कॉटलिडन, कॉटलिडन स्क्यूटलम एज इट इज रखते हैं अपन। दूसरा, प्रोटीन लेयर जो इसे सेपरेट करती है, दैट इज द एल्यूरॉन लेयर एज इट इज, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और ये एक स्क्यूटलम से भी आता है, एक स्क्यूटलम से भी आता है बच्चा, ठीक है। करेक्ट डायग्राम, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अब इससे पूरा पूछ लिया एक सब, मल्टीपल कॉन्सेप्ट चेकिंग। ये एनसीईआरटी का डायग्राम बोला भी है क्लास में, एज इट इज याद होना चाहिए, याद होगा तो सॉल्व कर लोगे। पोटेशियम हाइड्रोजन, यहाँ गड़बड़ कर दी इसने, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आप चेक कर लो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ दिख रहा है एज इट इज। अब इसने पीसीटी डीसीटी से पूछा ना, हो सकता है क्वेश्चन डिसेंडिंग या असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले से पूछ ले, हो सकता है क्वेश्चन कलेक्टिंग डक्ट से पूछ ले, तो तुम्हारा टेंडेंसी क्या होना चाहिए,
कि मैम ये पूरा डायग्राम मुझे एक एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए, नीट 2026 में कहीं से भी आ सकता है। बायोरिएक्टर से पूछा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज डायग्राम है। अब इसमें तो फोम ब्रेकर के लिए पूछा, फोम ब्रेकर ये रहा, ठीक है, ये रहा फोम ब्रेकर, अपन ने यहाँ पे देख रखा है। अब लेकिन तुम्हें पूरा डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि मैम मोटर कहाँ है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर कहाँ है, कल्चरल क्या है, स्टेराइल एयर कहाँ से आती है, पूरा डायग्राम क्लियर होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मोटर दे रखा है, दिस इज द फोम ब्रेकर, सी इज द फोम ब्रेकर ना, यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द फोम ब्रेकर, ये मोटर दे रखी है ऊपर, फोम ब्रेकर सी है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देखो एनसीईआरटी का एज इट इज डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बात करते ही हैं हम। अब नीट 2026 के लिए सिंपल क्या प्रिपेयर करना है कि मैम एक एक फोम ब्रेकर से आया, मुझे सारी लेबलिंग पता होना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन में आए मुझसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अब असर्शन रीजन क्वेश्चन, ये देखो मोस्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आए, मतलब मोस्ट क्वेश्चन प्रोन एरियाज में से ही है, बस थोड़ा सा लेंदी बना दिया और कुछ नहीं किया। देखो एक टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड 8 न्यूक्लियोटाइड 7 सेल स्टेज में होता है, करेक्ट है। एग एपरेटस के पास 2 पोलर न्यूक्लियर होता है, एग एपरेटस में तो माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल में से एक होती है एग सेल, 2 होते हैं सिनर्जिड्स, एग सेल एंड सिनर्जिड्स दे आर कलेक्टिवली नोन एज द एग एपरेटस। सेंटर में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो स्टेटमेंट 2 रीजन गलत है, स्टेटमेंट असर्शन सही है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये देखो ये एग सेल है, ये सिनर्जिड्स एंड दे आर कलेक्टिवली नोन एज द एग एपरेटस, ये सेंटर में है पोलर न्यूक्लियर सेंट्रल सेल के अंदर। तो वेरी इजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वेरी इजी, हलवा क्वेश्चन, और रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपन बकायदा हाईलाइट करके पढ़ते हैं, मोस्ट क्वेश्चन प्रोन एरियाज में से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जिसका रोल सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन में है। हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन के इन्वॉल्व्ड एक्सटेंशंस, दैट इज द मीजोसोम, उसके फंक्शंस हैं ये सारे, एज इट इज डिस्कस करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। वेरी इजी बच्चा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन के पहले, ट्रांसक्रिप्शन के बाद, यहां पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट पूछे हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। क्या पूछा है बेटा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स पूछे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये तो ट्रांसपोर्ट, ये ए तो नहीं है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन है, कैपिंग टेलिंग स्टेबिलिटी के लिए, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल है, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल है, ये भी नहीं है, ये तीनों इवेंट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल है। अपन ने एज इट इज ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छलांग रैंक बूस्टर कोर्स के अंदर भी ये एज इट इज ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, ठीक है, और ये पहले भी यूट्यूब पर मैंने सॉल्व करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व किया हुआ है, नीट में एज इट इज रिपीट हुआ था ये, मतलब 2025 पेपर आने के पहले भी हम एज इट इज ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लासरूम से। इनमें से व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट? पॉलीजेनिक ट्रेट नॉन मेंडेलियन कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से क्वेश्चन है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को शो करता है पॉलीजेनिक ट्रेट, है ना। ये भी 2025 के पेपर के पहले के वीडियोस में एज इट इज ये क्वेश्चन आपको अपने क्लास में मिल जाएगा, हमने एज इट इज सॉल्व किया हुआ है, वेरी इजी। हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, इनमें से किस एंजाइम के अंदर, एंजाइम वाले सेक्शन पढ़ते हैं, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप कैटालेज एंजाइम के अंदर देखने को मिलेगा। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा नहीं, जैसे कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल देखो एक हाथ क्वेश्चन हटा दो ना पूरा बायोलॉजी के अंदर, नीट दो, कुछ एक दो क्वेश्चन थे अच्छे अच्छे, मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल, दो तीन क्वेश्चन, तीन हटा दो तुम तो उसके बाद सारे क्वेश्चन प्रोन एरिया से ही आए हैं, टॉपिक्स से क्वेश्चंस तो आपके नीट 2025 में, बस उन्हें लेंदी कर दिया, असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले मैचअप्स में बस लेंदी बना दिया पेपर को, और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हो गया ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको उसके अंदर वो कीजिए, सलवॉल वाला पहले आएगा सी, ये गया सी, ई, ए, बस डी है पहले कि बी है ये देखना है,
सी के बाद यू कैरी विद सेलुलर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर, हीटरोट्रॉफ। डी है या बी है, बस ये देखना है। बी में टिश्यू ऑर्गन, लास्ट में ऑटोट्रॉफ, डी आएगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आर.एच. विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से, लेकिन अभी तक जो आर.एच. विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से बड़े इजी क्वेश्चन आते थे, सेल वॉल एल्गी में कैसी है तो उसमें कैसी है, इसने थोड़ा अच्छा लेवल डाल दिया, अच्छा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आर.एच. विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से थोड़ा डिफिकल्ट साइड पर गया है ये। मल्टीपल कॉन्सेप्ट चेकिंग, फादर ऑफ इकोलॉजी, अब ये जैसे बोलते हैं समरी से है, नहीं, आप तो ये 2025 में आया ना, आप उठा के देख लो पिछले 7 साल का वीडियो मेरा कोई भी, हम तो पढ़ते हैं रीटर कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, अपन पढ़ रहे हैं ये क्लास में, एज इट इज डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी की समरी टीचर तो पढ़ा ही रहा है ना आपको क्लास में, तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बड़ा शॉकिंग हो गया ये क्वेश्चन कि अरे यार समरी से भी क्वेश्चन आ गया, अरे यार इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आया, हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ही इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, आप उठा के देख लो पुराने वीडियोस 2025 के पहले के, शुरुआती चैप्टर की यहीं से करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट मैचअप देखो, हार्शी एंड चेज बोलते ही हैं, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आता है, अनइक्विवोकल और द फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो ए का 4 नीट में सॉल्व करने का तरीका ये गया, बी से सॉल्व हो जाएगा। यू क्रोमेटिन एक होता है हिट्रोक्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन एक लाइट स्टेन्ड है, यू क्रोमेटिन की बात करूं लूजली पैक्ड लाइट स्टेन्ड है। बी का 3 कहां गया, बी का 3 थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। बाकी फ्रेडरिक एंड ग्रिफ्थ का स्ट्रेप्टोकोकस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था, और हीट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड डार्क स्टेन्ड रीजन है। नीट में सॉल्व करने का तरीका ये जो मैंने किया है, लेकिन आप नीट 2026 के लिए पीवाईक्यूज लगाए हैं तो आपको बकायदा एक एक इन्फॉर्मेशन, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि रिपीट होगा तो हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे पूछा, आपको बकायदा पता है कि लाइट स्टेन्ड रीजन कौन सा है, डार्क स्टेन्ड रीजन कौन सा है। ग्रिफ्थ साहब ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, हार्शी एंड चेस का अनइक्विवोकल प्रूफ और द फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल आया। फिर ये भी आना चाहिए कि फिर एवरी मैक्लाइड और मकार्टी ने एक ही तो कॉन्सेप्ट छूटा, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो देखना कितने रिपीटेशन आपको नीट 2026 में देखने को मिलेंगे। अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से करेक्ट आंसर चूज करना है, नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल के बारे में। कैंसरस मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल होती है, रैपिड ग्रोथ होती है इन सेल्स में, करेक्ट है। सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज कर देती है, कन्फाइंड होती है, नो, मेटास्टैटिक घूमता है, दे आर नॉट कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ए बी सी, फोर्थ गलत है। नियोप्लास्टिक सेल के लिए मेटास्टैटिक फीचर होता है इसका, तो सो दैट्स व्हाई। अब आपको इस क्वेश्चन से ये पता होना चाहिए कि यार मेटास्टैटिक फीचर है और प्रोलिफरेटिक सेल है, रैपिड ग्रोथ है, तीनों स्टेटमेंट के एक भी सही स्टेटमेंट पूछ ले, तीनों में से एक ऑप्शन आए तो आप सॉल्व कर पाओ। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको रिपीट मिलेंगे। अब जैसे ये वाला है, मोस्ट प्रोन एरियाज में से, क्वेश्चन प्रोन एरियाज में से अपन एज इट इज डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको बनाया है, नीट में ये नहीं आया था, नीट में क्वेश्चन सिर्फ ये आया था, बट अपन बात करते हैं ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए, बहुत बहुत रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से, पीसीआर रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो बायोटेक में उसने कुछ एकदम अलग जगह से नहीं पूछ लिया, वही एक्सपेक्टेड जगह से ही पूछा। डीएनए फ्रेगमेंट जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में काम आता है, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, स्मॉलर द डीएनए फार्दर इट मूव, अपन ने पढ़ा स्मॉलर साइड डीएनए ऑब्जर्व नियर एडमट व्हाइल लार्जर साइड डीएनए नियर द वेल्स, यस। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। तो सारे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट मैच ढूंढना है बेटा, ठीक है, करेक्ट मैच ढूंढना है आपको। देखो एडिनोसिन ये आपका न्यूक्लियोसाइड है, ए का 3 है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। अब ये तो गलत हो गया, बी से सॉल्व हो जाएगा वैसे तो,
ठीक है, बी से भी पूरा नहीं होगा। एडिनाइलिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये तो गया, अब इन दोनों में से एक है। ठीक है, एलिनिन का पता होना चाहिए तुम्हें। ये एलिनिन डी की बात करें तो एलिनिन आपका अमाइनो एसिड से डी का 4, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना, नीट में ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन आपको अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप बकायदा नोट्स में एड ऑन करके मेमोराइज करो कि एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड कौन से, न्यूक्लियोटाइड कौन से, नाइट्रोजन बेस कौन से, अमाइनो एसिड्स कौन से हैं। ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए कि एलिनिन क्या है, क्योंकि एक सिंगल ऑप्शन आया और अच्छा पेपर बना, तो मतलब पूरा ऑप्शन अगर आपको याद कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। रिडक्ट अपन ने ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान, पर देखो अगेन लेंथी बना दिया, 4 स्टेटमेंट पढ़वा रहा है वो तुमसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस, यस मेल के पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि फीमेल तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से पूरी लाइफ साइकिल में जितने ओवोनिया का प्रोडक्शन करना है 25th वीक ऑफ इंट्रायूटेरल लाइफ तक ही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ह्यूमन फीमेल में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस। फीमेल oogenesis के अंदर, यानी कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस के अंदर अरेस्ट होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन भी अरेस्ट होता है, तो यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन के बीच में जो गैप होता है कम होता है मेल्स के अंदर एज कम्पेयर टू द फीमेल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फीमेल में तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बर्थ के समय प्यूबर्टी तक अटका रहता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ए और बी ही ट्रू मिल गया वैसे तो, हटाओ। बाकी फर्स्ट पोलर बॉडी प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी एक साथ बनते हैं। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये तो ओव्यूलेशन कराता है, ना कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एलएच सर्ज से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब ये क्यों गलत है, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ये क्लियर होगा, तो ही आप नेक्स्ट पेपर बोल पाओगे कि यार बहुत रिपीट हुआ है। हम पता है एलएच सर्ज होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड होती है, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन करवाएगा। सो या दैट्स व्हाई दीज टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ये दो क्यों गलत है, बकायदा एक्सप्लेनेशन माइंड में क्लियर होना चाहिए अगर आप नीट 2026 की तैयारी के लिए पेपर एनालिसिस कर रहे हो तो। ठीक है, रेक्टाफिकेशन, ऑल द लिविंग मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा या एक्टोपैरासाइटम। रेक्टाफिकेशन क्वेश्चन रटा हुआ है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में एज इट इज देखते हैं, हालांकि नीट में ये नहीं आया था, नीट के अंदर क्या आया था ये देखो। असर्शन रीजन क्वेश्चन देखो, बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है। असर्शन क्या रहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस के फंक्शन से क्वेश्चन है, आप पढ़ते हैं अपन स्टार मार्क करके पढ़ते हैं, पैकेजिंग द मटेरियल और डिलीवर टू द बिल्कुल सही। रीजन क्या रहा है, वेसाइकल कंटेनिंग द मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस, करेक्ट है। मॉडिफाई रिलीज फ्रॉम द ट्रांस, बिल्कुल सही, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बच्चा, वेरी इजी, एज इट इज डिस्कस किया है। मोस्ट क्वेश्चन प्रोन एरिया से ही है, बस लेंदी बना दिया, असर्शन रीजन में डाल दिया है। अब देखो मैंने बोला था स्क्यूटलम एज इट इज रटा होना चाहिए, कॉटलेडन आंख बंद करके भी, ए का 2, अब इसमें से या इसमें से एक है, इसमें से या इसमें से एक है, मैंने टिक ऐसे ही कर दिया, पता नहीं है मुझे, बी का 3 है कि 4। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इट इज ग्राउंडेड, बी का 3, गलती से भी किया लेकिन सही किया। एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड पढ़ते हैं अपन कई बार, जिनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया, लेकिन आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको बकायदा सारे ऑप्शन याद होने चाहिए कि एपीब्लास्ट क्या है, पेरिस्पर्म क्या है, तो ही हम चीजें ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से, ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं है, करेक्ट है। मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा, इनके पास नोटोकॉर्ड है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, यस, और बाद में द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट, करेक्ट है। असर्शन रीजन दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एनिमल किंगडम एग्जाम्पल से डीप में भी जाके नहीं पूछा, बहुत सुपरफिशियल इजी क्वेश्चन, इसमें कहीं नहीं अटकने चाहिए। ये डायग्राम एनसीईआरटी में हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, हैवी चेन, लाइट चेन, एंटीजन बाइंडिंग, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, इंपॉर्टेंट है, याद आ रहा है, डायग्राम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, इसी से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं था, बट डायग्राम आता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा।
गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। एंटीबॉडी में 2 लाइट और 2 हैवी चेन है, करेक्ट है। हैवी और लाइट चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है, करेक्ट है। क्वेश्चन सही स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं, तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, ये भी याद होने चाहिए। एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ प्रेजेंट है, ये गलत है और गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना था, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। बट आपको ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये भी याद होना चाहिए। मोस्ट क्वेश्चन प्रोन एरिया सही है, हम बकायदा हाईलाइट करके पढ़ते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नीट में बनता है। RNA इंटरफेरेंस, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक RNA इज पॉसिबल वाया RNA इंटरफेरेंस। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA के प्रेजेंट होने की वजह से। RNA इंटरफेरेंस वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इजी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से हलवा क्वेश्चन आया। डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, 9:3:3:1 आता है, वेरी इजी। अच्छा चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा, ये तो बहुत इजी। हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होता है, इट इज एनरिच्ड विद लाइसिन एंड आर्जिनिन एज इट इज डिस्कस किया हुआ है, वेरी इजी। अगेन हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मेनार्क, और जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मेनोपॉज। सो वेरी इजी। अब करेक्ट आंसर ढूंढना है, लिस्ट। हार्ट से एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर रिलीज होते हैं, पढ़ते ह्यूमन फिजियोलॉजी में, 1 का 3 सॉल्व करने में, तो ये ऐसे ही सॉल्व हो गया, हटाओ। जय श्रीमन नारायण, एक ही ऑप्शन से सॉल्व हो गया। नीट में आएगा तो सॉल्व ऐसे ही करना है। प्रिपरेशन में सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन निकलता है, जीआईटी से सीक्रेटिन निकलेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन निकलेगा। आना पूरा चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आप पेपर रिपीट का मतलब ये नहीं कि एज इट इज ये क्वेश्चन छप के आ जाए। हो सकता है मैं जीआईटी का कोई हार्मोन पूछ लूं, हो सकता है किडनी का पूछ लूं, हो सकता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का पूछ लूं, लेकिन अगर आपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए होंगे तो आप बकायदा सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और अगर इनमें से किसी भी ऑप्शन से क्वेश्चन आता है तो मैं उसको रिपीट मानूंगी। अगर इस तरीके से पेपर सॉल्व करें तो आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन नीट के पेपर में रिपीट होते हैं। एंजाइम का बकायदा फ्लो चार्ट बनाया था, प्रोटीन पार्ट कौन सा है, नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है, क्वेश्चन नीट में आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बनना एज इट इज इसका फ्लो चार्ट देखा हुआ है, प्रोटीन पार्ट कौन सा एंजाइम के अंदर, नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है। तो प्रोटीन पोर्शन पूछा है, इट इज एपो एंजाइम, लेकिन आपको बकायदा जो अपन ने फ्लो चार्ट पढ़ते हैं कि एस्थेटिक प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कोएंजाइम कोफैक्टर, पूरा जो फ्लो चार्ट है वो एज इट इज क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे अगर नीट में वैसा आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी पूछा, इकोसिस्टम का, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन, पढ़ते भी हैं अपन ये एज इट इज, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी। अधिकतर बच्चे जीपीपी क्या है, एनपीपी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसी में अटक के रह जाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन प्रोन एरियाज ही है, लेकिन यूनिट नहीं याद होती। यहाँ पर क्वेश्चन यूनिट से पूछा गया है, वो 4th ऑप्शन में दे रखी है, तो आपको जो मैंने चीजें बोली वो भी आनी चाहिए, साथ में यूनिट तो याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एरियाज में से ये मोस्ट प्रोन एरियाज में से ये अपन पढ़ते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अडैप्टिव रेडिएशन, इवोल्यूशन के ये ऐसे टॉपिक्स है जहां से नीट में क्वेश्चन आना 100% तय है। अब जब मैं ये सारे टॉपिक्स, तो आपको सारे याद होने चाहिए कि होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल क्या क्या है, एनालॉगस के क्या है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और अडैप्टिव, सारी चीजें आप एकदम टिक मार्क करके ही आगे बढ़ोगे इस क्वेश्चन से। लेकिन फिलहाल यहाँ क्वेश्चन की बात करें, स्वीट पोटैटो और पोटैटो ये एनालॉगी को शो करते हैं, होमोलॉगी को तो करते ही नहीं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ना कि डाइवर्जेंट, दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन आपने पूरे एग्जांपल्स होमोलॉगस के, पूरे एनालॉगस के याद होने चाहिए, वो आप रिवाइज करोगे, जहां पर भी अटके नोट्स ओपन करो, ठीक, यही अंदाज होना चाहिए और क्वेश्चन पेपर सॉल्व का। पेडिग्री से अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। अब आप देखो नीट में तो 2025 में क्वेश्चन आया, लेकिन मैं पहले से ही बता रही हूँ फीमेल करियर को शो करता है। हमने क्वेश्चन नीट 2025 के पहले भी सॉल्व किया हुआ है। ये करियर फीमेल है, आप यहाँ से देखो, इसकी शादी करियर फीमेल में ऐसे डाल देती हूँ, ठीक है, इसकी शादी डिजीज मेल से हो रही है, ये डिजीज मेल हो गया। अब आप क्रॉस करा लो,
आप खुद ही क्रॉस करा लो, XC 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 Y XC X X Y। अब इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग अ करियर। आपकी देखो ये डिजीज फीमेल है, ये डिजीज मेल है, एकदम नॉर्मल चाइल्ड है, करियर फीमेल, 4 में से एक ही फीमेल करियर होगी, तो आउट ऑफ 4 1 करियर फीमेल एक होगी, विच इज मेंशन इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। वेरी इजी, दैट मच इजी इट इज। कर रखा है अपन ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, बढ़िया आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन था बच्चे अटके, क्योंकि टैपेटम मैम न्यूट्रिटिव लेयर है, इसी में अटक के रह जाते हैं, 1 2 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये इसी में अटक के रह जाते हैं। असर्शन है कि टैपेटम की जो सेल है डेंस साइटोप्लाज्म में मोर देन 1 न्यूक्लियस है, एकदम करेक्ट है, इसे यहीं से याद रखना, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, बिल्कुल मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर होता है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना टैपेटम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिश करने के लिए, ये गलत है। हालांकि ये बात सही है कि टैपेटम एज ए न्यूट्रिटिव लेयर एक्ट करता है, बट उसका कारण ये इसकी कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ा देता, ये गलत है। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये बात भी सही है, मोर देन 1 न्यूक्लियस है, असर्शन सही है, यानी कि बेटा रीजन गलत है। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ अटके थे, तो ये आपको एज इट इज यहाँ से याद रखना है, ये सबको पता है, नरिशिंग लेयर वाला 1 2 3 लेयर्ड, ये याद रखना कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस है क्या, जी हाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से बढ़िया क्वेश्चन एज इट इज डिस्कस करते हैं क्लास में। कितने मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर मदर सेल से? अब याद करो, मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा एक बारी, मियोटिक डिवीजन से आपके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, याद करो, है ना, उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, 1 रिमेन द फंक्शनल। और फिर अपन पूरा डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ते हैं कि फिर वो जो एक मैच्योर जो एक बचा उसके न्यूक्लियस में पहली बार एक बारी माइटोटिक डिवीजन होगा, तब आपके 2 न्यूक्लियस बनेंगे टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स गए, या अपोजिट पोल्स पर आने के बाद इसमें 2 बारी माइटोटिक डिवीजन होता है बेटा, तो 4 बनेंगे ऊपर 4 नीचे, याद है, 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर ये एक एक न्यूक्लियस टुवर्ड्स द सेंटर मूव करेगा, तो ऊपर 3 रह जाएंगे, नीचे 3, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियर, बाद में इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, ये पोलर न्यूक्लिया है, वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है। तो 2 बारी माइटोटिक डिवीजन तो यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, तो 3 माइटोटिक और 1 मियोटिक डिवीजन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मियोसिस 1 बार होगा और माइटोसिस 3 बार होगा। अब आप कैसे देखोगे, अपन को पता है ना, मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 40 एंड का फंक्शनल रहता है, लोअर एंड वाला। फिर उसके न्यूक्लियस से पूरा अपन ने डेवलपमेंट पढ़ा है एज इट इज, तो उसमें 3 बारी माइटोटिक डिवीजन होता है 7 साइड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के लिए, तो 3 माइटोटिक ये और 1 ये, तो ऐसे करके हो गया, वेरी इजी। और पूरा सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल से, रेक्टाफिकेशन क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से, बकायदा मोस्ट क्वेश्चन प्रोन एरियाज में से ही है, यहां से क्वेश्चन आता है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल पूछा, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल याद होने ही चाहिए, पी। अब आप यहां से आपको बकायदा सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल क्या था, जाइगोमॉर्फिक का क्या था, सारे याद होने चाहिए, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है। आफ्टर मैचुरेशन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है लिम्फोसाइट माइग्रेट करते हैं फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजन। सेकेंडरी मतलब कुल मिला के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ये तो प्राइमरी स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, पेयर पैचेस, अपन पढ़ते ही हैं प्राइमरी लिम्फोइड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, एज इट इज याद होने चाहिए, मेंशन इन द 4th ऑप्शन C D and E। आपको बकायदा याद होनी चाहिए प्राइमरी लिम्फोइड और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, अधिकतर बच्चों ने, इवन तो कुछ टीचर्स ने भी गलत किया था, ठीक है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। गलत
ऐसा नहीं कह रही कि उनकी नॉलेज में कोई कमी थी, बिल्कुल हो सकता है ये गलत, कैसे आओ उसको ढंग से पढ़ लेते हैं। पहले तो फिग फ्रूट एक नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है क्या? नहीं, ये वेजिटेरियन ही है। फिग वास्प इसके अंदर ठीक है अंडे देता है, बट ऐसा नहीं है नॉन वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन ही फ्रूट है। अब वो कह रहा है फिग वास्प एंड फिग ट्री म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करता है। यस, देखो म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन के एग्जाम्पल में बकायदा पढ़ा है, और हम ये पढ़ते हैं कि मैम म्यूचुअलिज्म यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों को लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए रिलेशनशिप जरूरी होता है। तो उस हिसाब से कुछ बच्चों को लगा ये स्टेटमेंट सही है। कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द फिग फ्रूट, और फिग फ्रूट भी उससे पॉलिनेट होता है फिग वास्प पे। जितना देखो, मैं अगर आपको बिल्कुल जेन्युइन रिस्पॉन्स दूं ना इस पे, तो जितना पढ़ाया जाता है एक नॉर्मल बच्चा, इवन तो हम लोग भी, जिन टीचर्स ने भी गलती की, तो ऐसा नहीं है कि उनकी नॉलेज का ही कोई अभाव था। कोई भी आदमी इसको सही टिक करेगा, क्योंकि इतना डिटेल्ड आपके सिलेबस में ही नहीं है। बट सही बात यह है कि पूरी लाइफ साइकिल इससे कंप्लीट नहीं होती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर कोई इस स्टेटमेंट को सही बोल रहा था तो वो तो नालायकी है। मतलब ये तो ठीक है, फिग फ्रूट नॉन वेजिटेरियन नहीं वेजिटेरियन ही फ्रूट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट देखने में सही लग रहा है। पढ़ा भी मैम इतना डिटेल में नहीं था, यही पढ़ा था म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल है, उसका मतलब हम यही समझते हैं। तो ये नीट 2025 से ही सीखना है ये पेपर। मतलब ये क्वेश्चन गलत होने लायक था। मतलब इस क्वेश्चन पे मैं अग्री करती हूँ कि मेजोरिटी ने गलत किया, और किया उनको ये नहीं कह सकते कि नालायक है, बिल्कुल गलत होने लायक क्वेश्चन था। ये तो बढ़िया क्वेश्चन था। अब आ जाए, अब रिपीट हो जाए तो गलत किया तो वो आपकी नालायकी में काउंट होगा। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है बेटा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फंक्शन वेरी इजी, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन, फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स वेरी इजी, हलवा क्वेश्चन। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स जो है ये नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं ना सीड्स, दे आर नॉट अनक्लोज्ड बाय द सीड। नेक्ड सीड का नेक्ड सीड, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म, हाईलाइट करके पढ़ा जाने वाला मोस्ट प्रोन एरिया से, ये तो वेरी इजी। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन के बारे में करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, अपन ने ट्रिक से पढ़ा, आंखें फटी की फटी रह जाना, प्यूपिलरी डायलेशन कराता है, ना कि कॉन्स्ट्रिक्शन। तो पहला स्टेटमेंट सही है। हाइपरग्लाइसेमिक हाइड्रेशन है, रोंगटे खड़े हो जाना, पाइलो इरेक्शन, दिल भी तेजी से धड़कने लगता है, बिल्कुल फियर और फ्लाइट हार्मोन पढ़े है ना, याद है ना। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, प्यूपिलरी डायलेशन कराता है। सारे फंक्शंस, मतलब सारे फंक्शंस आपको याद होने चाहिए, तो सिर्फ ए गलत है, बी सी डी करेक्ट है। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन जो हम देते हैं, आपने देखा भी होगा, हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म में ही क्यों होता है? इंसुलिन अपन ओरली क्यों नहीं देते? क्योंकि जीआईटी ट्रैक में ये डाइजेस्ट हो जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा, इट विल बी डाइजेस्टेड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये रीजन है कि इंसुलिन को हमेशा, मतलब टैबलेट्स में मेटफॉर्मिन वगैरह कॉम्बिनेशन अलग है, बट इंसुलिन हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म्स में होते हैं, इंसुलिन की टैबलेट्स नहीं होती, कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसका अदरवाइज डाइजेशन हो जाएगा। अगेन प्लांट डाइवर्सिटी से एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की बात करें, पॉलीट्राइकम, सैलिचिलिना साल्विनिया, होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, एकाफोर। ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल याद होना चाहिए, गिंको बिलोबा ब्रायोफाइट है, बी का 2, ए का 4, 2 गिंको बिलोबा, सॉरी मैं वो तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, पढ़ कुछ रही हूँ आंसर कुछ कर रही हूँ। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स की बात करें बच्चा, यस, सैलिचिलिना साल्विनिया, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, वेरी फेमस वन। तो ये गया, ये गया, अब इनमें से अब बी का, अच्छा तीनों में ही, इसमें तो कुछ ढूंढ ही नहीं सकते आप, तीनों में ही थर्ड दे रखा है, पॉलीट्राइकम, ये हो गया। ठीक है, एंजियोस्पर्म की बात करें, साल्विया एंजियोस्पर्म्स के अंदर आता है, और गिंको बिलोबा ये आपके जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है, डी का 2 है, मेंशन इन द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, गिंको बिलोबा जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ते हैं ना एग्जांपल्स में, सुया। अब क्वेश्चन यहाँ पे तो सॉल्व हो गया, आपको क्या, टेरिडोफाइट्स के, जिम्नोस्पर्म्स के, ब्रायोफाइट्स के, एल्गी के, इसमें ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, सबके एग्जाम्पल, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रेडोफाइटा, सबके एग्जाम्पल रटे हुए होने चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है।
साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन है, हु प्रपोज द जेनेटिक कोड की शीट मेड अप ऑफ जॉर्ज गैमो साहब का दिया हुआ है ना, जॉर्ज फ्रांस। अब ये आपको पता होना चाहिए साहिल ने क्या दिया था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्रिक साहब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाला याद होना चाहिए, जैक्स मोनाड ने क्या दिया। तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम किससे रिलेटेड है ये पता होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन करेक्ट मैच, एविल क्वार्टर। वो बायोडाइवर्सिटी, कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी चार थे ना, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन और को एक्सटिंक्शन, यही तो है एविल क्वार्टेट। तो ये कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आता है। ए का 4 क्वेश्चन सॉल्व कर, ए का 4 नहीं सॉरी तीसरे ऑप्शन में, ये ए का 3, सब में 3 दे रखा है। एक्सेप्ट टू कंजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया, आर्बोरेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन, एक्सेप्ट टू कंजर्वेशन है। बी का 1 एक में ही दे रखा है, सॉल्व तो ऐसे ही हो गया, बट ये बाकी भी याद होना चाहिए। लैंटाना अपन ने एलियन स्पीशीज इन्वेजन में पढ़ा है, डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है, पता सारा होना चाहिए, पर क्वेश्चन का अप्रोच नीट में आए तो ऐसा होना चाहिए। पता क्यों होना चाहिए, पूछा जाए कि डोडो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, अभी भी मिलती है, तो याद होना चाहिए भाई एक्सटिंक्शन हो गया। एलियन स्पीशीज इन्वेजन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स रटे थे, एज इट इज सारे रिकॉल हो जाने चाहिए अभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है लेकिन इसका सिंथेसिस हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, रिलीज पिट्यूटरी करेगी लेकिन फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में हुआ। एकाइनोडर्म्स के अंदर रोल ऑफ वाटर पूछा है उसने, ठीक है। रोल ऑफ, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, रोल ऑफ वाटर vascular system in the echinoderms. Please hit the correct answer. Respiration, capture, ये दोनों ही है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर बच्चा, ठीक है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन के अंदर है, इसके अंदर भी है। ये हलवा क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, बहुत आसान क्वेश्चंस में से पूछा है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो बर्थ से प्रेजेंट होती है, बर्थ से जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। आगे कुछ बर्थ से जो प्रेजेंट है इन्नेट इम्यूनिटी है, वेरी इजी। ब्रायोफाइट्स के अंदर देखो अच्छी लाइफ साइकिल से डिटेल से क्वेश्चन आए, प्लांट डाइवर्सिटी से बढ़िया क्वेश्चन बने। ब्रायोफाइट्स में गैमे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, गैमा कप्स पढ़ते हैं अपन, विच हेल्प इन द फॉलोइंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रोल है, गैमा कप्स वगैरह सब पढ़ा है अपन ने। फ्रॉग से तीसरा क्वेश्चन है, फ्रॉग से बढ़िया क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन फ्रॉग से जो पूछ रहा है कि रीनल पोर्टल सिस्टम जो है फ्रॉग का एक स्पेसिफिक वीनस कनेक्शन है किस किस के बीच में, रीनल यानी कि किडनी तो है ही, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में, अपन बकायदा ये डिस्कस करते हैं, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच का रीनल पोर्टल सिस्टम, एक स्पेसिफिक वीनस कनेक्शन होता है फ्रॉग के अंदर। तीसरा क्वेश्चन जो फ्रॉग से बना, तो यार देखो फ्रॉग से बढ़िया क्वेश्चन आए नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी से है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एज इट इज लाइन से बना है। अपन ने पढ़ा है फ्लो ऑफ एनर्जी, देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, है ना। सेकंड स्टेटमेंट, इकोसिस्टम आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द सेकंड, एक्सेप्शन थोड़ी है, बिल्कुल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये फॉलो करता है, एक्सेप्टेड नहीं है, एज इट इज एनसीईआरटी का लाइन है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, नॉट एक्सेप्टेड, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसका। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है, एनसीईआरटी की लाइन उठा के रख दी है सीधी। रुबिस्को के बारे में करेक्ट है, ये हलवा बिल्कुल, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कई बार अपन ने डिस्कस किया है, कई बार क्लास में बोला है कि क्वेश्चन आता है, रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी करवाता है। सो फोर्थ वेरी इजी, जीन क्लोनिंग के लिए इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर द जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग के लिए इनमें से कौन से एंजाइम्स जो हैं आपके एसेंशियल नहीं है, जल्दी बताओ, एसेंशियल कौन से नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, डीएनए लाइगेज चाहिए, आरएनए म्यूटेज नहीं चाहिए जीन क्लोनिंग के अंदर, ये एसेंशियल नहीं है। डीएनए रिकॉम्बिनेंस का भी रिक्वायरमेंट इतना नहीं, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो सी और डी नहीं है जीन क्लोनिंग। अच्छा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकती हूँ वैसे,
जो बच्चे इसमें अटके होंगे। तो अब आपको जीन क्लोनिंग पूरा तमीज से पढ़ के जाना है नीट 2026 के लिए। अब वही प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कुछ एग्जाम करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने। प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन है। पार्थेनोकार्पी, यस इट इज इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन, इसके फीचर्स में पढ़ा है अपन ने। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्रमोशन और इनिबिटर दोनों होते हैं। यस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर पढ़े थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ इनिबिटर में एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन पढ़ा था। डी डिफरेंशिएशन, यस रीडिफरेंशिएशन का ही प्रीरिक्विजिट है, बिल्कुल इसके पहले ही होता है, एज इट इज डिस्कस किया है। एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है? नहीं, ये तो इनिबिटर है, ये स्टेटमेंट गलत है। अपाइकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड? नहीं, ये लेटरल बड की ग्रोथ को नहीं, अपाइकल बड की ग्रोथ को प्रमोट करता है। लेटरल बड की ग्रोथ को तो ऐसे लेटरल ग्रोथ थोड़ी होने देता है, अपाइकल ग्रोथ को फेवर करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो शुरुआत के 3 स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। एज इट इज डिस्कस किया हुआ है प्लांट हार्मोन्स में। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बस लेंदी बना दिया। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, याद करो इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर की मदद से, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन के अंदर रो फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनेटर साइट को। रो फैक्टर रिकॉग्नाइज द टर्मिनेटर साइट ऑफ डीएनए, और फिर फाइनली नॉन स्टॉप कोडोन जैसे ही आएगा पढ़ा। तो टर्मिनेशन में रो फैक्टर का रोल है, इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर का रोल है। बकायदा याद होना चाहिए दोनों कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉग से, 4th क्वेश्चन देखो, मतलब फ्रॉग से 4 क्वेश्चन पूछ लिए। फ्रॉग जो है वाटर के अंदर स्किन और बक्कल कैविटी से रिस्पायर करता है, वाटर के लिए तो गलत है, बक्कल कैविटी से। लैंड में स्किन, बक्कल कैविटी और लंग से, करेक्ट है। वाटर के लिए स्टेटमेंट गलत है, लेकिन लैंड के लिए सही है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर द लैंड। 4 क्वेश्चन फ्रॉग से। तो देखो क्या किस्मत चमकी है फ्रॉग की, है ना, कितने क्वेश्चंस आए। अब ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। ट्विंस एक फैमिली के अंदर हैं, बॉर्न हुए हैं आपके पड़ोस में ही, बेबी बॉय और गर्ल है, तो फैटर्नल ट्विंस है ये, मतलब बॉय और गर्ल है तो मोनोजाइगोटिक फैटर्नल ट्विंस है ये, मतलब। इनमें से क्या हाउस होल्ड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, पूछा है बेटा, ठीक है, क्या नहीं है पूछा है। एस्परजिलस नाइजर नहीं है, लैक्टोबैसिलस चाहिए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम भी नहीं है, बाकी ए और सी नहीं है माइक्रोब से। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मान सकते हो, बच्चे यहाँ अटके होंगे, बट अब याद करके जाना। अब याद कैसे करना कि ये नहीं है और क्या क्या हाउस होल्ड प्रोडक्शन में, लैक्टोबैसिलस लग रहा है, सैकरोमाइसिस सर्विसी लग रहा है, ठीक है, प्रोमिनोबैक्टम शर्मी, ये सब क्या क्या इन्वॉल्व है ये भी याद होने चाहिए। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट वेरी इजी, हार्मोन वाला। प्रोजेस्टेरॉन तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, ए का 4 है, ये 2 ऑप्शन गड़बड़ हो गए। रिलैक्सिन ओवरी से रिलीज होता है, बी का 2 है, दोनों में ही है। सी का क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है, सी का 1 है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट आपको बकायदा पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस, सबसे क्या न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये कॉर्पस ल्यूटियम का तो खैर बता ही दिया, ओवरी से कौन कौन से हार्मोन सारे याद होने चाहिए। प्लेसेंटल हार्मोन से भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से है। बायोटेक के मोस्ट प्रोन एरियाज में से ही क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसी जगह से क्वेश्चन नहीं पूछा कि जहां से हमें उम्मीद नहीं थी और क्वेश्चन पूछ लिया हो। हम क्लास पढ़ा, देखो नीट 2025 आप पहले की वीडियोस उठा के देख लो, बकायदा हाईलाइट करके ही पढ़ते हैं हम कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। वहीं से क्वेश्चन आया, बस लेंदी बना दिया। वो कह रहा है ब्लू और व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड, जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज से सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। अब ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि ब्लू कलर कॉलोनीज की बात करें, हैव डीएनए इंसल्ट इन द प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी नहीं, गलत है, ब्लू थोड़ी ना होती है, गलत है। फर्स्ट, कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसल्ट इन द प्लाज्मिड, इसे रिकॉम्बिनेंट, यस, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इको R1 रीजन में, याद करो एलियन पीस ऑफ डीएनए को कर दिया तो व्हाइट कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा था, ऐसे अपन रिकॉम्बिनेंट को सर्च कर रहे थे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया। दूसरा उसी फॉर्मेट में, मोस्ट क्वेश्चन प्रोन एरिया से ही है, बस लेंदी बनाया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है लेकिन सेकंड सही है। सेकंड करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट, मेंशन इन द 4th ऑप्शन बेटा जी। गॉट इट। चलिए
ये वल्हल्स्टॉल लॉजिस्टिक ग्रोथ सिग्मॉइड शेप क्या इक्वेशन मोस्ट क्वेश्चन प्रोन एरियाज बकायदा बोल के करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। वल्हल्स्टॉल लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कौन सा इक्वेशन dn/dt इज इक्वल्स टू rn k minus n अपॉन k ये दे रखा as it is रटा हुआ होना चाहिए। वेरी वेरी इजी। ठीक, दैट्स इट बच्चा पार्टी, दैट्स ऑल अबाउट दिस। इस क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ से क्लियर ये होने चाहिए कि हमें एक तो ऐसे नहीं सॉल्व करना कि सही क्या है और गलत क्या है, हमें सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। अब अगर इन सिट्टू कॉन्जर्वेशन से आ गया तो मुझे सारे इन सिट्टू और एक्स सिट्टू के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आया, मुझे पूरी लाइफ साइकिल क्लियर होनी चाहिए। जिम एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया तो मुझे एल्गी के सारे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म के सारे एग्जाम्पल रटे हुए होने चाहिए कि यार ये एग्जाम्पल्स हैं इनके, हीट्रोस्पोरस के क्या है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के क्या है, वो क्लियर होने चाहिए। अगर आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मतलब ये आप खुद करके देखो, 3-4 के क्वेश्चन पेपर लगा के देखो, आप खुद प्रेडिक्ट करने लगोगे। आप देखोगे कि जबरदस्त रिपीटेशन नीट के पेपर्स में देखने को मिलता है। एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं होता, आपने तमीज से सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं तो बिल्कुल होता है। दूसरी चीज, नीट 2025 का पेपर लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आप देखो 2-3 क्वेश्चंस हटा दो जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल थे या फिर अनएक्सपेक्टेड जगह से आ गए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपने नीट के पेपर में देखे। वही मोस्ट क्वेश्चन प्रोन एरिया से ही पेपर आया है, लेकिन स्टेटमेंट रीजन, असर्शन रीजन, मैचअप्स लेंदी बना दिए, लंबे लंबे स्टेटमेंट दे दिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो आपको राउंड फॉर्मेट में करना है, जैसे हम बात करते हैं, मतलब एक प्रॉपर तरीके से अगर आपने सारी चीजें सुनी होंगी। बस पेपर लेंदी था तो अपन को कैसे टाइम सेविंग, जैसा मैंने अपने थ्रू आउट द लेक्चर आपको बताया भी कि किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए नीट में, अगर आप वैसे पेपर सॉल्व करते हो। राउंड फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर अपने साथ हेडलाइन के साथ नहीं आता कि मैं आज लेंदी आया हूँ। तो राउंड फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, और तरीका ये है जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैचअप्स में कैसे करना चाहिए, स्टेटमेंट वाले में कैसा करना चाहिए, तो आप जरूर अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय कर लेंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।